नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए पॉडकास्ट में जिसमें हम बात करने वाले हैं एक पैर की सीरियस प्रॉब्लम के बारे में, जिसको कहते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस या डीवीटी, जिसमें पैर की नसों में क्लॉटिंग हो जाता है। तो क्या डॉक्टर ज़ुबैर आप बता पाएंगे कि ये प्रॉब्लम इतना सीरियस क्यों है कि इसको इमीडिएटली अटेंशन की ज़रूरत है? थैंक यू डॉक्टर प्रशांत। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस आम भाषा में बोला जाए तो हमारी वेन्स में क्लॉट होना। ये वेन्स डायरेक्टली हमारी पेट की नसों से हार्ट को कनेक्ट होती है। ओके। अगर इसमें कोई भी क्लॉट बनता है और क्लॉट की मात्रा ज़्यादा होती है तो ये सीधा हमारी हार्ट की नसों में जाके हार्ट के चेम्बर्स में जाके लंग की नसों को ब्लॉक कर सकता है, जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। और ये होने पे पेशेंट की कंडीशन काफ़ी सीरियस हो सकती है, तो इसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए ये कंडीशन को। अगर आपको लग रहा है कि पैर में स्वेलिंग की वजह डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, तो इसको कैसे पता कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस आइडेंटिफाई करने के लिए एक आम सी इमेजिंग है, टेक्निक जिसको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, डॉपलर। तो वो कलर डॉपलर से हम इसको पता कर सकते हैं कि हमारी वेन में क्लॉट है या नहीं है, और अगर है तो कहाँ तक है। ओके। अगर वो जांग के नीचे है तो हम उसे दवाई से मैनेज कर सकते हैं, अगर जांग के ऊपर है तो ये एक सीरियस कंडीशन हो जाती है और इसे हमें जल्दी अटेंशन देना चाहिए। ओके। तो यूजुअली अगर किसी पेशेंट को क्लॉटिंग है तो उसको तो पहले तो पैर में दर्द होगा, स्वेलिंग होगा, तो उसको इमीडिएटली कैसे पता चलेगा कि ये सिम्पटम उससे रिलेट करना है या उसको इमीडिएटली किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए पहले? तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस में कैसा है कि अगर आपके पैरों में स्वेलिंग आती है, हुँ। पैर में रेडनेस होती है और क्या ये धीरे-धीरे आता है कि सडनली 1-2 दिन में ही ये स्टार्ट हो जाता है? नहीं, ये 1-2 दिन में स्टार्ट होता है अगर एक्यूट है तो। हुँ। और सडनली आपका पैर में स्वेलिंग आएँगी जो बढ़ते रहेंगी, जो कम नहीं होंगी दवाइयों से, और पैर टाइट हो जाएगा। पैर टाइट होने से आपके मूवमेंट्स हैम्पर होते हैं, एक्टिविटी नहीं कर पाते। तब आपको नज़दीकी डॉक्टर को या नज़दीकी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट को दिखाने एक्चुअल की में ज़रूरत स्वेलिंग का है। रीज़न क्या है वो पता करना ज़रूरी है। ज़रूरी है। तो कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं, कौन से पेशेंट्स को ये डीवीटी होने के चांसेस रहते हैं? तो आमतौर पे जो लोग बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं या बहुत फास्टिंग करते हैं, डिहाइड्रेशन होता है, पानी नहीं पीते हैं, या लंबा ट्रैवल करते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ जो आखिरी स्टेज पे आखिरी टर्म पे आते हैं तब, और या जिनका खून गाढ़ा होता है जेनेटिकली, जेनेटिकली खून में समस्या है हाँ, तो कुछ। खून के पदार्थ में जो क्लॉटिंग और एंटी क्लॉटिंग फैक्टर में मिसबैलेंस होता है, तब ये डीओटी होने के चांसेस ज़्यादा रहते मुझे याद है मेरे पास भी एक पेशेंट आया था, 1 डेढ़ साल पहले की बात होगी। वो स्पीति वैली घूमने गया था। स्पीति वैली लद्दाख का बढ़िया से टूर करने गया था और कार चला के वहाँ से ट्रैवल करते थे और वहाँ का जर्नी कुछ ऐसा था कि लगभग 6 से 8 घंटे का कंटिन्यूअस जर्नी किया उन्होंने और उसके बाद जब वो घर पहुँचे, ट्रिप तो बढ़िया हो गया। घर आए तो देखा कि पैर में स्वेलिंग है। सबको लगा कि हाँ, ज़्यादा ट्रैवल कर लिया, ज़्यादा एक्सर्शन हो गया होगा उसके वजह से है। बट जब वो स्वेलिंग 2 या 3 दिन में बढ़ने लग गया, दर्द कम नहीं हो रहा है, तब वो आके जाँच कराए, तब उनको पता चला कि ये डीवीटी है, क्लॉटिंग हो गया है। तो कहीं न कहीं बॉडी में ऐसी टेंडेंसी रहती है क्लॉटिंग होने की, खून में खून जमा होने की और लॉन्ग ट्रैवल या डिहाइड्रेशन ये कंडीशन को अ बढ़ाता है आगे और प्रेसिपिटेट करता है। कंडीशन आपकी क्लॉटिंग की तो चांसेस बॉडी में है, बट साथ में अगर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, लॉन्ग ट्रैवल हो जाएगा जिसमें हम मसल पंप नहीं हो रहा है, एक ही जगह पे बैठे हैं, ब्लड फ्लो हैम्पर हो रहा है, तो इस सिचुएशन में डीवीटी प्रेसिपिटेट हो जाता है। हाँ, मेरे पास भी एक सिमिलर पेशेंट था, बहुत थोड़ा फ़नी सिचुएशन था। पेशेंट घूमने गया थाईलैंड ओके। और उसने काफ़ी अल्कोहल लिया, अल्कोहल से लेने के बाद उसने मसाज करवाया। अल्कोहल और भी एक कारण है जिसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन ऐड ऑन हो जाता है। होता है, बिल्कुल। और साथ में उसने मसाज कराया 3-4 घंटे, और सडनली धीरे-धीरे इंडिया आने के टाइम उसको पैर में स्वेलिंग आई क्या? और वो टाइम टू टाइम टाइट होता गया उसका पैर। है। तो वो हमें कंसल्ट करने आया, उसने अपनी हिस्ट्री बताई कि ऐसा-ऐसा हुआ है। जब हमने डॉपलर किया मल्टीपल तो फैक्टर्स रिलेटेड है इसे। हाँ, तो इसमें अल्कोहल एक फैक्टर हो गया जिससे डिहाइड्रेशन हुआ, हुँ, और साथ में मसाज की वज़ह से जो वेन में डैमेज हुआ है, हुँ, तो ये दोनों चीज़ें एग्रावेट करके उसको डीवीटी हो गया। ओके, तो जब हमारे पास आए, हमने कलर डॉपलर किया तो उसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस निकला, प्लस उसका जो क्लॉट था वो हार्ट की नस तक पहुँच गया था। ओके। तो इस स्थिति में हमको थोड़ा इमीडिएट एक्शन लेना पड़ा,
और उसका ट्रीटमेंट करना पड़ा। ओके। सिमिलर सिचुए आपने मसाज की बात की, मुझे ऐसे एक सिचुएशन आ रहा, लास्ट नवंबर में हमारे पास एक महिला आई थी, जिनके पैर में स्वेलिंग था, तो घर में ही वो मसाज करवा रहे थे। पैर का तो जैसे उन्होंने मसाज कराया, तो उनको ना खाँसी होने लग गई। अब उनको पेशेंट को तो समझ में नहीं आया कि खाँसी क्यों हो रही है, बट खाँसी के कुछ देर बाद ब्लीडिंग भी होना चालू हुआ मुँह से। थोड़ा खाँसी के साथ-साथ ब्लीडिंग भी हो गया। तो जब हमारे पास आए, तो देखा कि पैर में सूजन बढ़ गई है। छाती का स्कैन कराया, तो पता चला कि जो क्लॉट यहाँ पे था, सिर्फ़ पैर के नीचे पार्ट में था, वो यहाँ से मसाज के द्वारा दब के, स्क्वीज़ होके डायरेक्टली लंग तक चला गया है। लंग में जाके लंग डैमेज किया है, उसके वजह से खाँसी आती है, और पल्मोनरी इन्फार्क्ट करके एक जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उसके वजह से खाँसी के द्वारा ब्लड भी निकलता है। तो ये ऐसी सिचुएशन है, अगर आपको लगता है कि डीवीटी हो सकता है, तो डेफ़िनेटली कभी भी मसाज नहीं कराएँगे, क्योंकि मसाज कराने से सिचुएशन और एग्रीवेट हो सकती है और लाइफ़ थ्रेटनिंग भी बन सकती है। सही है डॉक्टर प्रशांत, मेरे पास भी एक पेशेंट था, बहुत इंटरेस्टिंग था उसका, कि वो जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, हुँ, सडनली वो कोलैप्स हो गया। ओके, जब उसको स्कै इमेजिंग किया गया तो पैर में डीवीटी और चेस्ट में ट्यूमर निकला उसको। तो ओके, चेस्ट और एब्डोमेन में जो ट्यूमर था वो गंदे खून की नस को दबा रहा था, जो वेन्स होती हैं। ओके। तो दबाव की वज़ह से पैर में क्लॉट हो गए थे। हाँ, मतलब एक्सरसाइज़ से उसका रिलेशन नहीं है एक्चुअल में, हाँ, बट बट एक्सर्शन किया तो जो ब्लड सप्लाई का सर्कुलेशन आता है वो हैम्पर होने लगा। उस डीवीटी की आने की वज़ह से, सिम्पटम्स की वज़ह से हाँ, उसको कैंसर, कैंसर डिटेक्ट हो गया। ओके। तो ये एक था कि एकदम यंग एज है और उसको क्यों हुआ डीवीटी। हुँ, तो एक कारण ये भी हो सकता है कि ये जो हुँ, कैंसर की सेल्स है, जो कैंसर का हाँ, मास है, वो हमारी वेन्स को दबाए और ये सिम्पटम्स ओके। कॉज़ करे। हमने काफ़ी यंग पेशेंट में भी ये डीवीटी देखा है, जिसको हमने जितने भी फैक्टर अभी डिस्कस किए, उसमें से कुछ भी नहीं है। ना अल्कोहल है, ना मसाज है, ना कुछ नोन टेंडेंसी है, ना लॉन्ग ट्रैवल है, बट ऐसे पेशेंट में भी हमने डीवीटी देखा है। जब सब जाँच हो जाती है, सब ट्रीटमेंट हो जाती है, सब होने के बाद, तो हमको ये चीज़ समझ में आई कि किसी-किसी पेशेंट में जो पैर में से जाने वाली एक नस है, वो आर्टरी के द्वारा दबी हुई पाई गई है, जिसको मे थर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। तो आप इस बारे में थोड़ा डिटेल में बताएँगे? तो डॉक्टर प्रशांत, कैसा है कि मेथर्नर सिंड्रोम काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। हुँ, ये एज के साथ-साथ बढ़ती जाती है, लेकिन यंग पेशेंट्स में भी कॉमन है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे अच्छे खून की नस है, जो हर एक हार्ट बीट के साथ धक-धक करती है, वो हमारे जो आर्टरी वेन्स, बेसिकली जिसको हम आर्टरी कहते हैं। यस, हाँ। आर्टरी कहते हैं, तो और हिंदी में नाड़ी बोलेंगे। हुँ, तो वो कैसा है, वेन को दबाते रहती है, हुँ, हुँ, हर पल्सेशन के साथ। तो ज़्यादा प्रेशर, वेयर एंड टियर की वज़ह से ये वेन्स सिकुड़ जाती है। हुँ, सिकुड़ने की वज़ह से जो फ्लो है वेन का, वो हैम्पर होता है और नीचे क्लॉट बनना चालू होते हैं। जो हुँ, हमारा बैड ब्लड होता है, वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है हुँ, हुँ। ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, तो ये जल्दी क्लॉट बनाता है। ओके, तो ये सिचुएशन हमको तभी पता चलेगा अगर डीवीटी की प्रॉब्लम आ रही है, तभी इसका एक्चुअल कॉज़ पता चलता है कि इस वजह से ये क्लॉटिंग हुआ है। तो अभी हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट के बारे में। तो क्या ये डीवीटी की समस्या के लिए हमेशा ऑपरेशन की ज़रूरत होती है? और कौन-से सिचुएशन में हम लोग एक्चुअल में हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कौन-से सिचुएशन में आप मेडिसिन से इसको मैनेज कर सकते हैं, कौन-से सिचुएशन में इसको ऑपरेशन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल, डॉक्टर प्रशांत, कैसा है कि हम ट्रीटमेंट के साथ-साथ ये देखते हैं उसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो कैसे प्रोग्रेस करेगा। तो अगर क्लॉट ज़्यादा होता है पैर में या दोनों पैरों में क्लॉट होता है, तो इस स्टेट में कैसा है कि उसे जितनी जल्दी ट्रीट किया जाए, हुँ, तो उतना बेहतर होता है। अब ये डिफरेंट स्टेजेस का होता है कि आपके पैर में कहाँ-कहाँ क्लॉट है। अगर वो घुटने के नीचे होता है तो आप उसे दवाइयों से मैनेज कर सकते हैं। हुँ, हुँ, अगर वो घुटने से जांघ के बीच में होता है तो आपको एक नज़दीकी डॉक्टर को दिखाना है ओह! और उसको फ़ॉलो-अप पे रखना है। अगर हुँ, क्लॉट बढ़ता है तो उसको ट्रीटमेंट लगेगा, और अगर जांघ के ऊपर है तो उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट लगेगा, क्योंकि नस का साइज़ बढ़ जाता है। वेन पैर से पंजे थोड़ा-सा का, मतलब जितना वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल, जो वेन पंजे में होती है वो छोटी होती है, जो पेट में होती है वो बड़ी होती है। हुँ, जैसे-जैसे वेन ऊपर जाते हैं तो वो क्लॉट का साइज़ बढ़ जाता है। ये क्लॉट फिर ऊपर माइग्रेट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस स्थिति में हमें ट्रीटमेंट जल्दी करना चाहिए। अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस उसके हिसाब से ही डिसाइड कर सकते हैं। ओके। तो अगर मानिए कि कोई ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहे और कोई ऑपरेशन नहीं कराना चाहे, बस खून पतला करने का दवाई ले रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट आते हैं मेरे पास अभी भी, आपके पास भी शायद आते होंगे कि जिन्होंने
क्लॉटिंग काफ़ी ज़्यादा है बट कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया। उनका स्वेलिंग तो कुछ हद तक कम हो जाता है बट कुछ ना कुछ स्वेलिंग परसिस्ट रहता है। तो ऐसे पेशेंट में क्या रिस्क हो सकता है, क्या चांसेस है? तो कैसा ये कैसे प्रोग्रेस करता है, बीमारी उस पे डिपेंड करता है। अब डीवीटी है, कम है क्लॉट तो पेशेंट मोस्टली इम्प्रूव कर जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा डीवीटी है, पेशेंट अगर ट्रीट नहीं कराता है, हुँ, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जिसको बोलते हैं पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम और साथ में पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये 2 चीज़ें जो है काफ़ी सीरियस है और ये यूजुअली पेशेंट कंसिडर नहीं करता है। हुँ, वो उसको लगता है कि दवाइयों से हो जाएगा, लेकिन जो पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम है, हुँ, इसमें बहुत सारा होता है कि क्लॉट है, लेकिन वो धीरे-धीरे कड़क हो जाता है। हुँ, कड़क होने की वजह से जो ब्लड फ्लो हैम्पर होता है, तो उसको पैरों में कंटिन्यू सूजन रहती है, छाले भी आ सकते हैं, हुँ, उसको घाव आते हैं जो भरते नहीं है। हुँ, हुँ। इस स्टेट में हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड हो जाते हैं। जितना टाइम हो जाएगा क्लॉट को, उतना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है हाँ, ट्रीट करना। तो देखिए दोस्तों, बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन वही है कि आपको पहले तो उसको डायग्नोसिस करना है सही समय पे। सही समय पे डायग्नोसिस करने के बाद वो कितना एक्सटेंट है क्लॉट, उस पे हम डिसाइड करेंगे कि ये सिर्फ़ दवाई से मैनेज होगा या इसको ऑपरेटिव ट्रीटमेंट लगेगा भी। अगर ये ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के द्वारा उसको क्लॉट को हम क्लियर कर लेते हैं, तो रिकवरी भी फ़ास्ट होगी और आगे जिसकी हम बात कर रहे हैं पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम, वो होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएँगे। क्योंकि अगर एक बार अगर वेन डैमेज हो जाए, उसके बाद हम किसी भी प्रोसीजर से, किसी भी ऑपरेशन से, किसी भी दवाई से उसको पहले के जैसे नॉर्मल स्थिति में नहीं ला सकते हैं। ये एक सच्चाई है, बहुत सारे पेशेंट आते हैं मेरे पास कि डॉक्टर साहब इतना पैसा ले लो, हमको ठीक कर दो पहले जैसा। बट साइंस इतना भी एडवांस नहीं है अभी कि उसको नॉर्मल कर पाए। बिल्कुल। क्योंकि वो डैमेज इरिवर्सिबल हो जाता है, जो वेन्स पे वॉल्स रहती हैं, एकदम डैमेज हो जाते हैं, वेन की साइज़ एकदम पतली हो जाती है। उसको किसी भी पद्धति द्वारा पहले के जैसे कर पाना पॉसिबल नहीं रहता। बिल्कुल, जो फ़ंक्शन उसका पहले था, उसको डीवीटी के बाद नॉर्मल लाना इट इज़ वेरी हुँ, डिफ़िकल्ट बट उसको कुछ हद तक नॉर्मल लाने की कोशिश हम सर्जरी और ट्रीटमेंट से कर सकते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं कि इसमें ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में कुछ मैंने सुना था कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस द्वारा भी इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो वो कैसे होता है, कुछ बताएँगे आप? तो डॉक्टर प्रशांत कैसा है ये क्लॉट है, हुँ, अभी क्लॉट हमारे फ्लो को हैम्पर कर रहा है, तो ये क्लॉट निकालने के लिए हम यही करते हैं कि हम एक छोटा-सा ट्यूब लेते हैं, अपने जांघ की नस में या पैर की नस में डालते हैं और उसको वैक्यूम क्लीनर जो वैक्यूम हुँ, सक्शन होता है, उसके द्वारा खींचते हैं। ओके। तो ये पहले का टेक्नीक था, अभी इसमें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को इनकॉर्पोरेट किया गया है, हुँ, हुँ। जिसकी वजह तो से इसमें जो चिप वगैरह लगा है कैथेटर में कि जो डिटेक्ट करेगा कि ये क्लॉट है, कि ये ब्लड है, ये नॉर्मल है? बिल्कुल उसमें एक सेंसर होता है ओके। जो डिटेक्ट करता है कि इसमें ये क्लॉट है या ब्लड है। पहले के ज़माने में जब हम कैथेटर से खींचते थे, हुँ, हुँ। तो ब्लड लॉस काफ़ी होता था, तो हम पूरे तरह के ट्रीटमेंट नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के आने की वजह से हमारा प्रोसीजर टाइम भी कम हो गया है और ये जो सेंसर है, ये डिटेक्ट करता है कि क्लॉट है या ब्लड है। अगर ब्लड है, तो ये शक नहीं करता है, जब क्लॉट दिखता है तभी करता है। ओके। तो इस तरीके से हम प्रोसीजर टाइम भी कम कर सकते हैं, अच्छा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट भी होता है और ब्लड लॉस भी काफ़ी कम होता है। देखिए दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है, वो मेडिकल डिवाइसेज़ में भी इनकॉर्पोरेट हो गया है और हमारे इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में तो ये काफ़ी सारे डिवाइसेज़ में है, काफ़ी सारे टेक्निक्स में इसका यूज़ होता है। डीवीटी में भी इसका एक बेहतरीन रिज़ल्ट देखते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो कैथेटर होता है, काफ़ी इफ़ेक्टिवली ब्लड क्लॉट को रिमूव करता है और काफ़ी फ़ास्ट करता है। बाकी टेक्निक से जितना टाइम लगना है, उससे ये 10 मिनट 15 मिनट में ही जो बड़ी वेन्स रहती है उसको क्लियर कर सकता है। साथ ही साथ जो हार्ट की जो बड़ी वेन्स रहती है, पल्मोनरी आर्टरीज़ जिसको हम बोलते हैं, अगर उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, तो यही कैथेटर होते हैं जो उसको रिमूव कर पाएँ, क्योंकि जो छोटे कैथेटर होते हैं, उतना इफ़ेक्टिवली शायद ही वो क्लॉट वहाँ से निकाल पाएँ। बिल्कुल, डॉक्टर प्रश तो ये एक लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट मोडालिटी भी है। और ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से पहले हम सुनते थे कि यूएस और यूके में ही अवेलेबल है, हुँ, लेकिन अभी ये इंडिया में भी अवेलेबल है। अभी हम 2-3 साल से इसका ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जैसे सेंट्रल इंडिया में हमने पहला केस किया था, स्पेशली डॉक्टर प्रशांत ने रायपुर और छत्तीसगढ़ में पहला केस किया और अभी भी कर ही रहे हैं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से और इससे काफ़ी ईज़ हो गया हमें प्रोसीजर करने में हुँ, हुँ, और जैसे-जैसे प्रोसीजर टाइम कम होता है, तो ट्रीटमेंट का इफ़ेक्टिवनेस भी हुँ। बढ़ता है। एक दूसरी चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ है कि लोग आईवीसी फ़िल्टर का यूज़ करते हैं डीवीटी वाले पेशेंट में। तो
इसके बारे में लोगों को मतलब थोड़ा जागरूक करेंगे कि कितना ये इम्पोर्टेंट होता है? क्या इसको यूज़ करना भी चाहिए या नहीं भी करना चाहिए? और अगर जो यूज़ कर रहे हैं मतलब बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको फ़िल्टर डला हुआ है, तो ये फ़िल्टर उनके साथ ही चला जाता है, बट उसको निकालना भी उतना ही ज़रूरी रहता है। बहुत पेशेंट वो उनको लगता है पैर का स्वेलिंग ठीक हो गया, क्लॉटिंग ठीक हो गया, फ़िल्टर को रहने दो, आगे भविष्य में भी हेल्प करेगा। तो इस बारे में थोड़ा लोगों को जागरूक कीजिए कि फ़िल्टर निकालना कितना ज़रूरी है। बिल्कुल डॉक्टर प्रशांत, कैसा है फ़िल्टर के जैसे कोई भी चीज़ के प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं, अच्छी चीज़ें भी होती है, बुरी चीज़ें भी। तो फ़िल्टर का भी काम है कि क्लॉट ऊपर नहीं जाने देना, हुँ, लेकिन फ़िल्टर को का भी एक टाइम होता है, एक वैलिडिटी होती है कि हम उस पीरियड में उसको निकाल लें। हुँ, हुँ। अगर हम नहीं निकालते हैं, तो एक रिस्क होता है कि वो फ़िल्टर भी नस को बंद कर दे, ओके। क्योंकि एक फ़ॉरेन बॉडी है, तो उसके लिए हमें खून पतला करने की दवा भी चलते रहने देना है। और विद टाइम ये फ़िल्टर भी जाम हो सकता है, ब्लॉक हो ओ सकता है। तो उसका एक है पीरियड जो कंपनी द्वारा तय किया गया है कि उसमें हमें वो निकाल लेना है। और फ़िल्टर का यूसेज कैसा है, पहले के ज़माने में बहुत था। जब हम हमारे पास ऐसे एडवांस तकनीकें नहीं थी, तो हम फ़िल्टर लगाते थे और जो नस में क्लॉट है, वहाँ पे एक ट्यूब छोड़ते थे, जिसमें हुँ, से खून पतला करने की दवा जाती थी। तो जब वो क्लॉट टुकड़े-टुकड़े होता, तो ये फ़िल्टर बचाता था। ओह! लेकिन आजकल जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से कैथेटर आ गए, तो फ़िल्टर की नीड हमारी बहुत ज़्यादा कम हो गई है और हम ये जब ये तकनीक यूज़ हुँ। करते हैं एआई की, तो फ़िल्टर अवॉइड कर मतलब सकते हैं। सिलेक्टिवली हम किसी पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं जिसको ज़रूरत है, जिसको लग रहा है कि बिना फ़िल्टर से काम हो जाएगा, उतना हम खर्चा भी बचा सकते हैं और फ़िल्टर का भी यूज़ बचा हाँ, सकते हैं। और किस कॉज़ से हुआ है, उस पे भी डिपेंड करता है कि फ़िल्टर डालना चाहिए या नहीं। तो वो डिपेंड करता है हर पेशेंट की कंडीशन पे। यस, डेफ़िनिटली। तो देखिए दर्शकों अगर किसी के इसमें ऑलरेडी अगर फ़िल्टर लगा हुआ है, तो याद रखिए अपने डॉक्टर से जाके मिलिए, उसको सही समय पे निकालना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके ये फिर से डीवीटी का कारण बन सकता है, अगर उसको नहीं निकालेंगे तो। तो डॉक्टर प्रशांत, मैंने देखा है कुछ पेशेंट्स को कि वो डीवीटी हो जाता है और हमारे पास 3-4 साल के बाद आते हैं कि लेग में स्वेलिंग है, लेग में घाव है और वो हील नहीं हो रहा है हुँ। या स्वेलिंग जा नहीं रही है, तो आप इसको कैसे मैनेज करते हैं? देखो पहले तो हमको देखना है कि सच में डीवीटी है कि नहीं कि दूसरा कोई कारण है घाव बनने का, क्योंकि लेग अल्सर के बहुत सारे कारण रहते हैं। अगर वो डीवीटी से रिलेटेड है, तो सेकेंडरी वेरिकोज़ वेन बन जाती है तो और इसके वजह से पूरी स्किन डैमेज होने लगती है। पहले तो एक छोटा-सा छाला बनेगा और उसका धीरे-धीरे रूपांतर होके बड़ा-सा घाव बन जाता है। बहुत-बहुत पेशेंट में 10-10, 15-15 सेंटीमीटर का भी घाव देखा है। जब ये घाव बनता है, तो उसका कारण क्या है कि ब्लड सप्लाई ऊपर नहीं जा पा रहा है, वेनस प्रेशर बन रहा है। तो उसमें हम एक सीटी स्कैन करा के देखते हैं कि ब्लॉकेज है तो कितना ब्लॉकेज है? क्या ये ओपन हो सकता है? अगर ये ओपन हो सकता है, तो इसको बलून एंजियोप्लास्टी के द्वारा हम ओपन करते हैं। और जहाँ पे घाव बना है, उसके आजू-बाजू में जो भी नसों का गुच्छा बना है, उसको भी ट्रीट करना ज़रूरी रहता है। साथ-साथ ड्रेसिंग करना पड़ता है, काफ़ी लंबा प्रोसीजर है मतलब जितना सिंपल भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना सिंपल नहीं होता है। पहले भी हमने डिस्कस किया कि अगर डीवीटी को हम स्टार्टिंग में ट्रीट करते हैं, तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। बट अगर पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम में चला जाता है या उसकी वजह से अल्सर बनता है, तो ट्रीटमेंट उतना ही मुश्किल हो जाता है, उतना टाइम कंज्यूमिंग रहता है, उतना ही पेनफुल रहता है पेशेंट के लिए, उसकी फैमिली के लिए और फाइनेंशियल बर्डन तो ऑब्वियस रहता है। तो एक वेनोप्लास्टी एक ऑप्शन रहता है जिसमें ये जो ब्लॉक वेन को हम ओपन करते हैं। उसका मेन पर्पज़ ये है कि ब्लड फ्लो बढ़ाया जाए, हार्ट की तरफ जाए, पैर में प्रेशर कम हो। साथ-साथ वैग ड्रेसिंग, 4 लेयर बैंडेज ये अलग-अलग टाइप के ड्रेसिंग करके ये अल्सर को सुखाया जाता है, धीरे-धीरे उसमें प्रेशर कम होके अल्सर हील होता है। बट आप अगर बोलेंगे कि बहुत सारे पेशेंट ये पूछते हैं कि एक बार अल्सर ठीक हो गया तो दोबारा होगा कि नहीं? तो उसका गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि जो वेन्स अंदर में पहली तरह पूरी तरह डैमेज हो चुकी है, वो हम उसको किसी भी पद्धति से, किसी भी ट्रीटमेंट से एकदम नॉर्मल परफेक्ट कंडीशन में नहीं ला पाएँगे। तो अगर एक बार अल्सर ठीक हो जाता है, तो आपको ये आपकी ज़िम्मेदारी है, पेशेंट की ज़िम्मेदारी है कि उसको आपके पैर को अच्छे से सँभाल के रखें, रेगुलर एक्सरसाइज़ करें, जो भी हम मॉडिफ़िकेशन उसको बता रहे हैं, उसको फ़ॉलो करें, कोई चोट ना लगने दें। अ, पूरे स्किन को मॉइस्चराइज़र लगा के रखें, कोई इन्फेक्शन ना होने दें, ताकि दोबारा अगर अल्सर हो जाता है, फिर से वही प्रोसेस रिपीट करना हमारे लिए भी पेनफुल रहता है, पेशेंट के लिए भी। बिल्कुल डॉक्टर प्रशांत, बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। साथ ही मैं ये बोलना चाहूँगा कि डीवीटी को जितनी जल्दी ट्रीट कर लिया जाए उतना अच्छा है। अरे! हमें डिले नहीं करना चाहिए। अगर क्लॉट बहुत ज़्यादा है तो नज़दीकी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके आप उसका ट्रीटमेंट चालू करना चाहिए, जैसा भी आपका ग्रेड है। और आगे कॉम्प्लिकेशन से बचना बहुत ज़रूरी है।
अगर आपके मन में भी कोई डाउट है, कोई सवाल आ रहा है कि क्या आपके पैर में डीवीटी है, आपके फैमिली में किसी को है, या डीवीटी ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं डॉक्टर प्रशांत और डॉक्टर ज़ुबैर दोनों इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे और आपको एक बेहतरीन गाइडेंस देंगे। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।